यादव जी ये बताएं कि जो ये कल विधानसभा हरियाणा विधानसभा ने फैसला लिया कि हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं देंगे, इस सब का प्रभाव क्या रहेगा? गुप्ता जी, ऐसे है कि मैं ऐसे इश्यूज पर बात कर सकता हूं कि परंतु जो विधानसभा हरियाणा में हुआ है और जो हरियाणा हाई कोर्ट का इशू है, मैं उस विषय पर नहीं जाता। लेकिन ऐसे मामलों में क्या हमारा लॉ है, क्या हमारा प्रोसीजर है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और तो मैं यही बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या कहता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये कहता है कि टीके जैन के केस में कहता है कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि जुडिशरी रिव्यू भी होता है। और केशव सिंह के केस में कहते हैं कि दोनों ये विंग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल विंग्स, इनको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मेंटेन करना चाहिए। जो मैंने बताया टीके जैन के केस में तो यहाँ तक कहा हुआ है कि द कोर्ट हैव नो टू से इन द मैटर ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड शुड रियली हैव नन, यानी कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकते बशर्ते कि वह डिसिप्लिन और रूल के अंडर हो। ऐसे और भी केस हुए हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बाद में कीहोटो हॉलोहोन का केस था, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 10th शेड्यूल को जब कंसीडर कर रहे थे तो उसमें जो उसकी प्रोसीडिंग्स, हाउस की प्रोसीडिंग्स मानी गई हैं, उनको तो मान लिया है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं, लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू का पैराग्राफ 7 था उसको इनवैलिड कर दिया कि हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। मेरा आपसे, अगर चलो आपने कहा कि इस संदर्भ में मैं जवाब नहीं दूंगा, यदि ऐसी स्थिति जैसी अब हरियाणा विधानसभा में कल आई है, इसमें संविधान क्या कहता है कि जब कोर्ट ने कोई नोटिस दिया हो विधानसभा का और वो कहते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे, तो इसमें ऐसी स्थिति क्या रहती है, फिर आगे क्या कदम उठता है? देखिए गुप्ता जी, इसमें स्टार्ट हमें यहीं से करना चाहिए था कि जैसे आर्टिकल 212 में हमें, यानी कि हाउस को फुल पावर है अपनी प्रोसीडिंग्स के ऊपर, लेकिन उसमें यहाँ तक है उनकी पावर कि एनी ग्राउंड ऑफ एलेज्ड इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में है। जहाँ तक इलीगलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का बात है, इसको राजा रामपाल के केस में, कीहोटो हॉलोहोन के केस में और दूसरे केशव सिंह के केस में भी ये कहा हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकती है अगर उसमें हाउस की प्रोसीडिंग्स में कोई एक्ट इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस सब के क्या प्रभाव रहते हैं? इसके प्रभाव ये रहते हैं कि जैसे एक आदमी को नेम किया जाता है तो नेम करने का उसका उद्देश्य होता है कि वो उसी सिटिंग से नेम होते हैं। उसका मतलब ये है कि वो नेम किए गए हैं, हाउस की सर्विस से सस्पेंड नहीं किए गए। हमारा जो रूल 1.4 कहता है कि स्पीकर साहब को ऑर्डर मेंटेन करना है। 104A में कहा गया है कि किसी को विड्रॉ कर सकते हैं कि आप विड्रॉ कीजिए, तो विड्रॉ वो करेंगे, विड्रॉ कर गए, लेकिन उन्होंने अपनी साइन तो कर दी ना अटेंडेंस पर, उनकी डेली मिल गई। लेकिन जब हम आते हैं 104B पर, जिसमें सस्पेंशन है नेमिंग के बाद, तो उसमें वो हाउस की सर्विस से सस्पेंड हो जाते हैं और उनको अपने अलाउंसेस भी खोने पड़ते हैं, जिसको 104C में उनको एब्सेंट माना जाता है। तो ये इफेक्ट जो है, इस वजह से नेमिंग या विड्रॉल वो एक दिन के लिए होनी चाहिए, होती है। और ऐसे हमारे तकरीबन हरियाणा विधानसभा में 60-70 इंसिडेंट हैं। और ऐसे भी इंसिडेंट हैं कि एक दिन में ही अनिल विज जी को शायद 2013 में उसी दिन नेम किया और फिर सस्पेंड कर दिया। अब फर्क देखिए आप, जब नेम कर दिया उसी सिटिंग के लिए तो सस्पेंशन की क्या जरूरत थी? सस्पेंशन इस वजह से किया कि उनको हाउस की सर्विस से डिबार करना था। तो ऐसे हमारे ये एग्जाम्पल्स हैं। जहाँ तक ऐसे मामलों में कोर्ट में नोटिस आने पर जवाब देने की बात है, तो लोकसभा में भी ऐसे प्रोसीजर्स हैं 1961 से आज तक कि वहाँ पर अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि आप संवैधानिक
और लॉ की बात कोर्ट के सामने रखी है, वहाँ नोटिस हुआ है। और मधु लिमिये के केस में तो यहाँ तक भी लोकसभा ने कहा है कि हाउस की रेलिवेंट प्रोसीडिंग्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया जाए, अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट को दिखा दें। अब आइए आप हरियाणा में। हरियाणा में आप कितने केस देख सकते हैं। चौधरी हरद्वारी लाल का था, हाउस की प्रोसीडिंग्स से एक्सपेल्सन किया था, उस पर नोटिस आया, डिफेंड किया। उसके बाद तकरीबन 1997 में जब चौधरी बंसीलाल जी की गवर्नमेंट थी, चौधरी भंजारलाल चौटाला साहब को सस्पेंड किया था, उन्होंने चैलेंज की सस्पेंशन, उसमें डिफेंड किया। और जहाँ तक मेरे याद है प्रोसीडिंग्स भी एडवोकेट जनरल को दी थी, अगर जरूरत पड़े तो दिखा देना। तो ऐसे हमारे एग्जाम्पल यहाँ भी हैं। अब आप पंजाब में आइए। पंजाब में आपको अभी नज़दीक का ही 2007 का केस है, महाराजा अमरिंदर सिंह का। उनकी एक्सपेल कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में उस तक केस गया था, हाई कोर्ट में लड़ रहे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे, तो वहाँ भी नोटिस किया। तो देखिए, नोटिस एक अलग चीज़ है और उसको रेस्पॉन्ड करना एक अलग चीज़ है। यानी कि हम रेस्पॉन्ड जब उसको करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक्चुअल पोजीशन ऐसे है। तो इसमें प्रोसीजर ये है, हाई कोर्ट ने क्या किया है या हमारी माननीय विधानसभा ने क्या किया है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करता, ना करूँगा, क्योंकि मैं सदन का सदस्य का और समितियों का मान सम्मान करता हूँ। यहाँ पर तो 2 दिन के लिए निलंबन किया गया था ना। हाँ, मैंने पहले स्पष्ट आपको यही किया था कि निलंबन नहीं किया, नेम किया है। ये नेम 2 दिन के लिए निलंबन तो सही है, लेकिन जहाँ तक मैंने अखबारों में पढ़ा, देखा भी है, यहाँ शायद नेम किया है 2 दिन के लिए। तो नेम 1 दिन के लिए होता है, उसी सिटिंग के लिए होता है। अगर सेकंड दिन के लिए नेम करना होता तो उस सेकंड डे नेम होता है आदमी। और ऐसे हमारी असेंबली में हैं कि एक दिन में 13 आदमी की हैं और वो नेक्स्ट डे फिर नेम कर दिए गए हैं। और ऐसे भी हैं कि एक दिन में एक को नेम किया है और फिर उसको सस्पेंड भी कर दिया। जैसे नियमतः जो है नेम 1 दिन के लिए हो सकता है जी। नेम तो वो करंट सिटिंग के लिए होता है। नेम का मतलब कि विड्रॉल फ्रॉम दी हाउस, कि आप हाउस से बाहर जाइए। अच्छा, ऐसे मामले में यदि जो वेजिस की बात आती है, डेली की बात आती है, तो कितना गंभीर मामला हो सकता हो? देखिए, कोर्ट जो होती है वो अमाउंट पर नहीं जाती, वो मॉनेटरी गेन्स एंड लॉस पे जाती है। जब आदमी को हाउस की सर्विस से सस्पेंड कर दिया जाता है, या इस जैसे अभी इसमें सुनने में आ रहा है कि 2 दिन के लिए नेम कर दिया, तो दूसरे नेम होने में फ़र्क क्या है, यही फ़र्क होता है कि जब नेम होता है आदमी तो उसकी अटेंडेंस लग गई। विड्रॉ कर दिया उनकी, विड्रॉ जाई बाहर चले गए, अटेंडेंस उसकी कंटिन्यू रहेगी। अगर उनको सस्पेंड भी नहीं किया और उनको नेम करके डिबार भी कर दिया, तो ये जो है इसको कोर्ट कैसे लेती है और स्पीकर साहब और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या एजी साहब कैसे लेते हैं, चीज़ ये देखने वाली बात है कि जो पनिशमेंट सस्पेंशन से 2 दिन की मिलती है, वो विड्रॉल से, नेमिंग से जो 1 दिन की मिलती है, वो सेकंड डे को कैसे हो गई। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि कोर्ट ने नोटिस दिया है, ये हम हरियाणा के संदर्भ में बात नहीं करते, जनरल बात करते हैं, जो नियमों की बात है। नोटिस का जवाब ना देने पर लगता नहीं कि तकरार बढ़ेगा? देखिए जी, मैं तो इतना कहूँगा कि ये जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बेसिक स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेचर बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी तरह जुडिशल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है। और जुडिशल रिव्यू जब बेसिक स्ट्रक्चर हो गया तो उसको रेस्पॉन्ड करना बनता है। और जैसे केशव सिंह के केस में कहा है कि सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को हारमोनियस कंस्ट्रक्शन मेंटेन करनी चाहिए। तो इसके देखते हुए रेस्पॉन्ड तो मैंने पहले भी बताए हैं कि देखिए, मधु लिमिये के केस में तो वो भी भेजी थी और यहाँ भी भेजी थी। तो वो जुडिशल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से लोकतंत्र में 4 स्तंभ माने जाते हैं, हालांकि 3 स्तंभ तो संवैधानिक हैं, मीडिया को संवैधानिक दर्जा नहीं है। एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेचर और जुडिशरी,
जुडिशरी इन तीनों में एक तो सुप्रीम कौन है सबसे, ये बताएं आम लोगों के लिए। देखिए, ये इसकी भी हमारी जो सेटल सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है, ये तीनों सॉवरेन है अपने फील्ड में। हाँ, अभी जो मैं टी.के. जैन का केस बता रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स में हम नहीं, कोई भी इंटरफियर नहीं करता, बशर्ते कि वो डिसिप्लिन के और रूल के अंदर है। इसी वजह से दूसरे केस में भी उन्होंने इसमें राजा रामपाल के केस में भी कहा है, तो सोवरेनिटी ऑफ द लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल रिव्यू, ये हमारी यूनिक फीचर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर हैं। तो ये तीनों सोविनर हैं, तीनों की सेपरेट पावर हैं, लेकिन अब उसमें राजा रामपाल के केस में वो ये कहती है सुप्रीम कोर्ट कि क्या उसके पावर हैं, क्या उसने किया है। जब वो चैलेंज होगा तो ये हम देखेंगे कि वो पावर है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि पावर इस्तेमाल कर सकती है लेजिस्लेचर, वो पावर क्या है और क्या नहीं है वो हम देखेंगे। तो अभी मतलब जवाब दिया जाना चाहिए था। देखिए जी, आप इन चीज़ों को देखते हुए ऐसे केसों में, मैं अब हरियाणा का भी नहीं जिक्र करता, इसका भी करता, ऐसे केसों में किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर को अच्छा तरीका यही हो सकता है, होता है और होना चाहिए, ठीक है, कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीम के तहत कि उनको हाउस ये कहता कि अकाउंटेंट जनरल को इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि वो एडवोकेट जनरल को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि वो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कोर्ट के सामने रखें और उनको ये बात बताएं कि हम पे हमारे लिए बनता है या नहीं बनता। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि लोकसभा में एक जगह इग्नोर किया हुआ है। वो कहाँ किया हुआ है कि वहाँ वो उसको डायरेक्ट पार्टी नहीं बनाया था, इंटरवीनर बाद में आगे बना दिया था। हाई कोर्ट में से जब केस हार गया था वो आदमी, तो जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो इंटरवीनर लोकसभा को बना दिया था, तो वहाँ उन्होंने इग्नोर कर दिया था, डायरेक्ट पार्टी नहीं थे। तो इस वजह से इसमें एडवोकेट जनरल को अपीयर कराने के लिए, उनको कहने के लिए कहते तो ये अच्छा है। तो यादव जी, कॉन्स्टिट्यूशनली बात किया जाए तो अब आगे क्या रहेगा इसमें फिर? देखिए जी, इसमें अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग तो सोवरेनिटी तीनों की अलग है जी। ये कोई पर्सनल मैटर तो ना लेजिस्लेचर का है ना जुडिशरी का है। अब ये पावर की बात आ गई है, तो इसमें हाई कोर्ट अपनी सोवरेनिटी के ऊपर अटैक नहीं होने देगी। इससे वो बचेगी चाहे कोई भी हो, क्योंकि इन्होंने इग्नोर हुआ, प्रस्ताव पास हुआ है। तो इसमें ये कोई रास्ता निकलेगा, इसमें वही हारमोनियस रास्ता निकलेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन ऐसी ही होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, अगर कोई बात हो जाती है, मैंने नहीं पता कि एजी साहब को कंसल्ट किया, उनको कल बिठाया भी था या नहीं बिठाया था, लेकिन रिसाइंड भी हुए हैं रेजोल्यूशंस, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती, इसमें कोई ईगो की बात नहीं होती। हमारी लोकसभा में भी हुए हैं, यहाँ भी हुए हैं, सस्पेंशन के भी हुए हैं, रिसाइंड हुए हैं। और अगर ये इस तरह के एजी साहब को कह के रेस्पॉन्ड करके वहाँ पोजीशन बता देते थे, इन्फेक्शन तो वैसी हो जानी थी, वो 2 दिन निकल चुके थे। लेकिन अब ये रेजोल्यूशन पास करने के बाद में ये सोवरेनिटी का बात आ गई है कि लेजिस्लेचर भी सोवर है और वो भी सोवरन है। तो अब हाई कोर्ट जो इस बात पर मेरे हिसाब से रुकेगी नहीं, क्योंकि उसकी सोवरेनिटी को क्वेश्चन कर दिया है। शुक्रिया। तो ये हैं राम नारायण यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीनों जो बॉडीज हैं उनकी संप्रभुता की बात है लोकतंत्र में, खासकर क्योंकि यदि ये हार्मोनस हैं, तीनों में रिलेशंस भी हार्मोनस हैं, जो इस तरह का प्रस्ताव हुआ है उसको लेकर अब कोर्ट क्या आगे एक्शन लेता है, क्योंकि कोर्ट की भी संप्रभुता की बात आती है, सोवरेनिटी की बात आती है, और जैसा महसूस किया जा रहा है कि